नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात देहरादून उत्तराखंड में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। 10 सितंबर 2023 की सुबह के करीब 7 बजे का समय था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लोग ठीक से नींद से जगे भी नहीं थे। पुलिस तो वैसे भी रात भर जागकर लोगों की सुरक्षा करने और अपराधियों को जुर्म करने से रोकने का काम करती है, लिहाजा उसकी दिनचर्या तो वैसे भी थोड़ा देर से ही शुरू होती है। ऐसे में अगर सुबह के 7 बजे पुलिस स्टेशन जाकर कोई किसी बड़े अपराध की सूचना दे दे तो पुलिस वालों के मुंह का स्वाद कसेला होना लाजमी है। देहरादून के रायपुर थाने में पहुंचकर सोडा सरोली गांव के प्रधान परवेश कुमेड़ी ने भी जब ये सूचना दी कि माल देवता रोड पर सिरवालगढ़ में एक युवती का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा है, तो थाने के कार्यालय इंचार्ज और हेड मुंशी को ऐसा लगा कि किसी ने सुबह के समय उन्हें करेले का जूस पिला दिया है। लेकिन समय चाहे कोई भी हो और सूचना चाहे कैसी भी हो, पुलिस को तो अपना काम हर हाल में करना ही होता है। सूचना ऐसी थी कि पुलिस जैसे महकमे में होने के कारण हेड मुंशी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उन्होंने थाना परिसर में बने क्वार्टर में एसएचओ कुंदन राम को जब ये जानकारी दी, तो सुबह तक गश्त करने के बाद गहरी नींद से जागे एसएचओ कुंदन राम की नींद काफूर हो गई। आनन फानन में वर्दी पहनकर वो अपने कार्यालय में पहुंचे और उन्होंने वहां मौजूद पुलिस कर्मियों को तत्काल एकत्र होने का संदेश भिजवाया। अगले 10 मिनट में थाने का सारा स्टाफ वहां मौजूद था। एक दरोगा और 2-3 कांस्टेबलों को साथ लेकर वो सिरवालगढ़ की तरफ रवाना हो गए। इसी बीच उन्होंने उच्च अधिकारियों को भी इस घटना से अवगत करा दिया था। जिस समय एसएचओ घटना स्थल पर पहुंचे, मौके पर इलाके के लोगों की काफी भीड़ जमा हो चुकी थी। वहां एक युवती का लहूलुहान शव पड़ा था। एसएचओ ने आगे की कार्रवाई करने से पहले फॉरेंसिक और क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम स्टाफ को भी मौके पर बुलवा लिया। कुछ ही देर में ये टीमें भी घटनास्थल पर पहुंचकर सबूत जुटाने में लग गई। कुछ ही देर में देहरादून के डीआईजी, एसएसपी, एसपी और सीओ भी मौके पर पहुंच गए थे। सभी ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। जिस युवती का लाश मिला था, उसके चेहरे और शरीर की बनावट से लग रहा था कि उसकी उम्र मुश्किल से 20-22 साल के करीब रही होगी। महिला के माथे व सिर पर किसी वजनी या नुकीली चीज से किए गए वार के कारण चोटों के निशान थे। शरीर पर किसी ब्रांडेड कंपनी की मिड्डी थी, जिसका ऊपरी हिस्सा खून से लथपथ हो चुका था। लाश के पास ही एक टॉयलेट साफ करने वाले तेजाब की बोतल पड़ी हुई थी। मृत युवती के हाथ में एक सोने व एक चांदी की मौजूद अंगूठिया इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि उसकी हत्या कम से कम लूटपाट के लिए तो नहीं की गई है। जिस जगह युवती का शव मिला था, वो सड़क किनारे बनी एक कच्ची नाली की ऐसी जगह थी जहां आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। पुलिस ने आसपास के इलाकों से लोगों को बुलाकर उसकी पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन 2 घंटों की मशक्कत के बाद भी इसमें कोई सफलता नहीं मिली। लाश के पास से भी कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे तत्काल उसकी शिनाख्त हो सके। इसलिए घटनास्थल से साक्ष्यों के संकलन और पंचनामे की कार्रवाई के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए दून अस्पताल भिजवा दिया गया। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर पुलिस ने लाश की फोटो खिंचवाकर उसे मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया, ताकि मृतका की शिनाख्त हो सके। चूंकि ये बात साफ थी कि महिला की हत्या कहीं और करने के बाद उसकी लाश को वहां लाकर फेंका गया था। माल देवता चौकी प्रभारी एसएसआई राजीव धारीवाल की शिकायत पर रायपुर थाने में अज्ञात के खिलाफ धारा 302 और साक्ष्य मिटाने की धारा 201 के तहत मुकदमा दर्ज करने के बाद उच्च अधिकारियों के आदेश पर विवेचना का काम एसएसआई नवीन जोशी को सौंप दिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिले के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने एसपी सरिता डोभाल और सीओ अभिनय चौधरी की निगरानी में हत्याकांड का खुलासा करने के लिए एसएचओ कुंदन राम के नेतृत्व में 4 टीमों का गठन किया। पहली टीम ने घटनास्थल के आसपास रहने वाले व्यक्तियों से गहनता से पूछताछ शुरू कर दी। दूसरी टीम ने घटनास्थल की तरफ आने जाने वाले मार्गों पर लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को चेक करना शुरू कर दिया।
तीसरी टीम ने मृतका द्वारा पहनी जूडियो ब्रांड की नई दिख रही ड्रेस की जानकारी लेने के लिए जूडियो ब्रांड के शोरूम जाकर व किशन नगर चौक में जाकर जानकारी जुटानी शुरू कर दी कि वो किसने खरीदा था। दरअसल पुलिस ने जब शव की जांच की तो देखा कि मृत युवती के शरीर पर जो ड्रेस है वो जूडियो कंपनी की ड्रेस है। वो काफी महंगे ब्रांड की है। इसी से लगा कि महिला कोई सामान्य परिवार की नहीं हो सकती, क्योंकि इतने महंगे ब्रांड की ड्रेस कोई साधारण परिवार की लड़की नहीं पहन सकती। जब जानकारी एकत्र की गई तो पता चला कि इस ब्रांड की ड्रेस बेचने वाले शहर में 2 ही शोरूम है। अगर वहां से इसे खरीदा गया होगा तो अवश्य ही कोई जानकारी मिलेगी। पुलिस की चौथी टीम को मृतका की शिनाख्त का काम सौंपा गया था। इधर जब पुलिस की तीसरी टीम ने जूडियो ब्रांड के शोरूम जाकर व किशन नगर से जानकारी हासिल की तो पाया गया कि उन दोनों शोरूम से बिल्कुल उसी तरह की 8 ड्रेस बिकी है। पुलिस ने उन सभी ड्रेसों के खरीदारों के बिल, फोन नंबर और नाम पते हासिल कर लिए तथा एक एक करके उनसे जानकारी एकत्र करनी शुरू कर दी। पुलिस की पहली टीम तो घटनास्थल के आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही थी। उसे लगभग 300 मीटर की दूरी पर बने एक ग्रामीण के घर में पूछताछ करने पर पता चला कि घटना 9 और 10 दिसंबर की रात में हुई थी। उस घर में रहने वाले पंकज पटवाल ने बताया कि रात करीब 11 बजे के लगभग जब वो अपनी गाड़ी से उस रास्ते से होकर अंदर आया था तब तक वहां पर कोई लाश नहीं थी। इसका मतलब साफ था कि वारदात रात 11 बजे के बाद ही हुई है। लिहाजा पुलिस की दूसरी टीम ने रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक महाराणा प्रताप चौक से थानो रोड की ओर जाने वाले व थानो रोड से महाराणा प्रताप चौक की ओर आने वाले सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करनी शुरू कर दी। पुलिस की टीमों ने उसी दिन करीब 100 सीसीटीवी कैमरे खंगाले और थानो रोड से महाराणा प्रताप चौक की ओर रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक आने जाने वाले करीब 240 वाहनों की एक लिस्ट बनाई जो इस दौरान इस रास्ते से होकर गुजरे थे। पुलिस टीम द्वारा लगातार चेक किए गए वाहनों के आने जाने का समय का आकलन शुरू किया गया तो 18 ऐसे वाहन पाए गए जिनका समय शक के दायरे में आ रहा था। पुलिस टीम ने कड़ी मेहनत के बाद इन सभी चौपहिया वाहनों के नंबर और वाहन मालिकों के पते हासिल किए तथा उनके पते तस्दीक किए गए। वाहनों के मालिक से एक एक करके जानकारी लेनी शुरू कर दी गई। इसी जांच के दौरान पुलिस टीम को एक किया कार जिसका नंबर UK 07 DX 5881 था और उसका ऑनर रामेंदु उपाध्याय निवासी प्रेमनगर पंडितवाड़ी जनपद देहरादून का था, वो पुलिस की नजरों में चढ़ गया। दरअसल जब पूछताछ और छानबीन की जा रही थी तो पता चला कि जिस समय ये घटना हुई है उस दौरान वाहन मालिक रामेंदु उपाध्याय का मोबाइल फोन स्विच ऑफ था। घटना के दौरान महाराणा प्रताप चौक से थानो चौक तक पहुंचने में जितना समय लगता है उसकी गाड़ी करीब 42 मिनट तक अतिरिक्त समय लगाकर थानो चौक के आखिरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, जबकि वहां पहुंचने के लिए काफी कम समय लगता था। रामेंदु उपाध्याय अचानक पुलिस की जांच टीम की रडार पर आ गया। टीम ने उसकी निगरानी शुरू कर दी। एक टीम उसके मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकालकर उसकी कुंडली खंगालने लगी। मोबाइल फोन में कुछ ऐसी जानकारी थी कि पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा कि हो ना हो मृतका महिला की मौत में कहीं ना कहीं रामेंदु उपाध्याय का हाथ है। लेकिन उसने मृतका को क्यों मारा और मरने वाली कौन थी, इस बारे में अभी तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा था, सिवाय इस बात के कि मृतका के शरीर पर जूडियो ब्रांड की जो मिडी मिली थी ठीक वैसे ही रंग और साइज की एक मिडी रामेंदु उपाध्याय ने 3 सितंबर को जूडियो के किशन नगर शोरूम से खरीदी थी और उस दिन मृतक युवती भी उसके साथ थी। दरअसल शोरूम के स्टाफ ने मृतक महिला की फोटो, उसके शरीर पर मौजूद ड्रेस और रामेंदु उपाध्याय की फोटो दिखाकर इस बात की तस्दीक कर ली थी। पुलिस के पास रामेंदु उपाध्याय के खिलाफ इतने साक्ष्य तो थे ही कि उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा सके। पुलिस टीम ने उच्च अधिकारियों के आदेश पर 11 सितंबर 2023 की सुबह लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंदु उपाध्याय को उसके घर प्रेमनगर पंडितवाड़ी से हिरासत में ले लिया और उसका मोबाइल फोन भी अपने कब्जे में ले लिया। थाने में पुलिस ने उससे इंक्वायरी करनी शुरू कर दी। शुरू में तो रामेंदु उपाध्याय इधर उधर की कहानी सुनाता रहा। उसने पुलिस को बताया कि उसका मृतक महिला से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तब तक पुलिस उसके मोबाइल को खंगालने के बाद मृतका के साथ रामेंदु उपाध्याय की फोटो और मृतक के फोन की लिस्ट में
एक मोबाइल नंबर जो श्रेया के नाम से दर्ज था, उस पर कॉल की लंबी चौड़ी लिस्ट और व्हाट्सएप चैट को खंगाल चुकी थी। जब रामेंदु उपाध्याय ने देखा कि उसकी पोल खुल चुकी है, तो उसने कबूल कर लिया कि जिस महिला की लाश पुलिस को मिली है वो उसकी प्रेमिका श्रेया थी और उसकी हत्या उसी ने की थी। एसपी सरिता डोभाल और सीओ अभिनव चौधरी के समक्ष एसएचओ कुंदन राम और जांच अधिकारी नवीन जोशी ने पूछताछ की, तो सेना के एक अधिकारी की काम कुंठा की ऐसी कहानी सामने आई जिसमें उसने अपनी प्रेमिका को मौत की नींद सुला दिया था। जिस युवती की हत्या हुई थी उसकी पहचान श्रेया शर्मा के रूप में हुई। रामेंदु साल 1999 में बतौर जवान सेना में भर्ती हुआ था। बाद में डिपार्टमेंटल कमीशन पाकर 2010 में वो लेफ्टिनेंट कर्नल बन गया। 2019 में उसकी शादी हो गई। उसकी एक बेटी है। उसकी पत्नी देहरादून के पंडितवाड़ी में एक पीजी चलाती है। इस कहानी की शुरुआत हुई साल 2020 में, जब 39 साल का रामेंदु उपाध्याय बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में तैनात था। कुछ समय पहले ही रामेंदु की शादी हुई थी और कुछ दिन पत्नी के साथ रहने के बाद ही वो अपनी ड्यूटी पर सिलीगुड़ी आ गया। पत्नी सुख की ऐसी लत लग चुकी थी कि रामेंदु उपाध्याय भी सिलीगुड़ी आने के बाद वहां के बार और ऐसे क्लबों में जाने लगा जहां खूबसूरत डांसर और जिस्म बेचने वाली हसीनाएं मिल जाती है। जनवरी 2020 में एक दिन रामेंदु उपाध्याय जब सिलीगुड़ी के सिटी सेंटर मॉल के जिज्जी डांस बार में गया तो उसकी मुलाकात नेपाल मूल की एक युवती श्रेया शर्मा से हो गई। श्रेया शर्मा 19 साल की एक ऐसी हसीन युवती थी जिसे कोई एक बार देख ले तो उसके चेहरे से नजर न हटे। पहली ही बार में रामेंदु को श्रेया इतनी पसंद आई कि वो उसका दीवाना हो गया। इसके बाद तो रामेंदु श्रेया को देखने के लिए लगभग रोज ही डांस बार जाने लगा। रामेंदु डांस बार में जाता, 2-3 पैग पीता और लड़कियों में खासकर श्रेया का डांस देखता और वापस आ जाता। लेकिन वो श्रेया से कभी ये नहीं कह पाता था कि वो उसे पसंद करता है और उससे दोस्ती करना चाहता है। उसने उसे अपना नाम और पद के बारे में जरूर बता दिया था। एक दिन रामेंदु को शराब का थोड़ा ज्यादा नशा चढ़ गया। उस दिन नशे में उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि उसे चला तक नहीं जा रहा था। उसकी हालत को देखते हुए श्रेया उसे अपने साथ अपने फ्लैट पर ले आई। रात के किसी समय जब रामेंदु की आंख खुली तो देखा कि वो एक आरामदेह बिस्तर पर था। उस समय उसके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था और बगल में उसका वो खूबसूरत ख्वाब था जिसकी चाह में वो हर रोज जिज्जी डांस बार जाता था। क्या कर्नल साहब इतना पसंद करते हो? हमें तो बता देते, क्यों नहीं बताया? बगल में लेटी 21 साल की श्रेया ने रामेंदु के सीने के बालों को अपने हाथों से सहलाते हुए कहा, आप है ही इतनी खूबसूरत कि आपसे मिलने की चाहत रोज आपके पास खींच लाती है। रामेंदु ने भी मन की बात कह डाली। चाहत थी तो एक बार इजहार कर देते, हमें भी तो आप जैसे दोस्त की चाहत है। कहते हुए श्रेया ने अपने अधर उसके होठों पर रख दिए। फिर क्या था, थोड़ी ही देर में दोनों जिस्म एक हो गए। उस रात रामेंदु को श्रेया ने वो चरम सुख दिया जो रामेंदु को कभी अपनी नई नवेली पत्नी से नहीं मिला था। उस रात श्रेया और रामेंदु के बीच जो रिलेशन बने, उसके बाद तो दोनों के रिश्ते ऐसे परवान चढ़े कि पहले कुछ दिन वे एक प्रेमी प्रेमिका की तरह मिलते रहे और एक दूसरे को प्यार करते रहे। लेकिन कुछ ही महीनों में दोनों सिलीगुड़ी में एक निजी मकान लेकर पति पत्नी की तरह रहने लगे। श्रेया ने अब डांस बार में काम करना छोड़ दिया था। समय तेजी से गुजरने लगा। हालांकि 1-2 महीने में रामेंदु देहरादून में अपनी पत्नी से मिलने जरूर आता था, लेकिन इस दौरान उसे श्रेया हर वक्त याद आती थी। ऐसा लगने लगा था कि श्रेया उसकी जिंदगी है। लेकिन अचानक अगस्त 2022 में रामेंदु उपाध्याय का देहरादून के ग्रामीण टाउन में ट्रांसफर हो गया। 4 अगस्त 2022 को उसने वहां ज्वाइन भी कर लिया। पंडितवाड़ी में उसका घर भी था और परिवार भी था, लेकिन ना जाने क्यों उसकी जिंदगी में श्रेया के बिना एक अधूरापन और उदासी सी छा गई थी। कुछ रोज में ही श्रेया के बिना जिंदगी बेजान सी होकर रह गई थी। लिहाजा पत्नी से काम का बहाना करके रामेंदु सिलीगुड़ी गया और वहां से श्रेया को अपने साथ देहरादून ले आया।
अभी तक रामेंदु ने सोचा भी नहीं था कि श्रेया को कहाँ और कैसे रखना है। इसलिए रामेंदु ने उसे क्लेमिन टाउन के ही एक होटल में रहने के लिए एक कमरा दिलवा दिया। जिंदगी एक बार फिर से रंगीन हो गई। दिन में सेना की नौकरी और रात में होटल जाकर श्रेया की बाहों में समय गुजारना, यही रामेंदु की दिनचर्या बन गई थी। परिवार के पास तो बस वो नाम के लिए ही आता था। लिहाजा उसकी पत्नी सविता को शक हो गया। सविता ने पति की निगरानी और पीछा करना शुरू किया तो जल्द ही उसके सामने ये राज खुल गया कि होटल में रह रही एक युवक से रामेंदु के संबंध है। इस बात पर पति पत्नी में झगड़ा हुआ और दबाव में आकर रामेंदु ने समय से घर आना जाना शुरू कर दिया। उधर मुलाकात नहीं होने के कारण श्रेया रामेंदु से नाराज हो गई और एक दिन बोली, अगर मुझसे मुलाकात नहीं करनी थी तो मुझे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी। परेशान रामेंदु ने कहा, देखो श्रेया, अभी यहाँ मामला कुछ गड़बड़ हो गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ दिनों के लिए तुम सिलीगुड़ी चली जाओ। सिलीगुड़ी में क्या मेरी फैक्ट्री चल रही है जो वहाँ चली जाऊं? ना काम है ना कोई धंधा, मैं वहाँ क्या करूंगी और खर्चा कैसे चलेगा? कर्नल की बात सुनकर श्रेया ने भड़कते हुए कहा, अरे परेशान क्यों होती हो जानू, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। जब पत्नी को थोड़ा विश्वास हो जाएगा तो मैं तुम्हें फिर से ले आऊंगा और अब की बार हमेशा के लिए आओगी तुम। जहां तक खर्चे और पैसे की बात है तो चिंता मत करो, तुम्हारा सारा खर्चा हमेशा की तरह मैं ही उठाऊंगा, रामेंदु ने भरोसा दिलाते हुए कहा। इस तरह रामेंदु ने श्रेया को कुछ पैसे देकर और फिर वापस लाने का वादा करते हुए सिलीगुड़ी भेज दिया। इस तरह करीब 1 महीना बीत गया। रामेंदु की पत्नी सविता को भी यकीन हो गया कि उसके पति का अब किसी से कोई चक्कर नहीं है। करीब 1.5 महीने बाद जब उसे श्रेया की याद सताने लगी तो उसने श्रेया को फोन करके फिर से देहरादून बुला लिया। लेकिन इस बार उसने श्रेया को अपने घर व ऑफिस से दूर राजपुर रोड के एक होटल में ठहरा दिया। अपने प्यार को समीप पाकर जिंदगी एक बार फिर ढर्रे पर आ गई। लेकिन इस प्यार की खातिर अब उसकी जेब ढीली होने लगी थी, क्योंकि महंगे होटलों में रहने से लेकर खाने और शराब के खर्चों के साथ श्रेया की शॉपिंग के खर्चों ने रामेंदु उपाध्याय की जेब का बजट बिगाड़ दिया था। लिहाजा कुछ दिन होटल में रखने के बाद उसने क्लेमन टाउन में एक फ्लैट किराए पर लिया और श्रेया को वहां रख दिया। धीरे धीरे दोनों ने वहां अपनी गृहस्थी बसा ली। कुछ दिन तो सब कुछ सही तरीके से चला। साथ साथ रहते रहते श्रेया अब पूरी तरह से खुद को रामेंदु की पत्नी मानने लगी थी। बस एक ही कमी थी कि वो पूरे समय और स्थायी रूप से उसके साथ नहीं रहता था। इसलिए श्रेया अब अक्सर रामेंदु पर साथ रहने और पत्नी का दर्जा देने का दबाव बनाने लगी। शुरू में तो रामेंदु ने केवल इसे श्रेया की महत्वाकांक्षा समझी, लेकिन जब वो लगातार इस बात की जिद करते हुए उसके साथ झगड़ा और गाली गलौज करने लगी तो रामेंदु को उसकी बातें अखरने लगी। श्रेया भी समझ गई थी कि रामेंदु उपाध्याय ने उसे अपनी रखैर बनाकर रख लिया है। अगर वो उसे पत्नी का दर्जा नहीं देगा तो उसे पत्नी की तरह उसे तमाम सुख देने होंगे। इसलिए वो उससे अपनी हर फरमाइश पूरी करवाने लगी। उसे पीने के लिए शराब की जरूरत होती, खाना बनाना श्रेया को आता नहीं था, इसलिए या तो वो होटल से खाना मंगाती या रामेंदु ही उसके लिए खाना बनाता। इस तरह रामेंदु का लगभग रोज फ्लैट में आना जाना होता था। श्रेया उससे लगातार दुर्व्यवहार भी करने लगी थी और इतना ही नहीं, शराब पीकर वो रामेंदु को गालियां तक देती और कहती, तुमने मेरी लाइफ खराब कर दी है, मुझे रखैल की तरह रखा हुआ है, या तो मुझसे शादी कर लो नहीं तो। लेकिन रामेंदु के घर में एक 1.5 साल का बेटा और पत्नी थी। ऐसे में वो इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं था। इस तरह की झगड़े होना आम बात हो गई थी। लेकिन अपनी अय्याशी की लत के कारण अब वो लाचार हो गया था और अपने पाप को छिपाए रखने के लिए वो सब कुछ सहने को मजबूर था। लेकिन दो जिंदगी जीते हुए रामेंदु इस बात से अनजान था कि उसकी पत्नी सविता को एक बार फिर से उसके चाल चलन पर शक हो गया है। 2 सितंबर 2023 को सविता अपने पति का पीछा करते हुए उसकी रखैल श्रेया के घर पहुंची गई। उस दिन रामेंदु की जिंदगी में कोहराम मच गया। पत्नी प्रेमिका दोनों में जमकर झगड़ा हुआ। श्रेया ने पत्नी से साफ कह दिया कि रामेंदु ने 3 साल से उसे रखैल बनाकर रखा है, या तो वो उसके साथ शादी करे नहीं तो वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी।
पत्नी सविता और श्रेया के बीच लड़ाई होने से रामेंदु को पहली बार बहुत बुरा लगा था। वो पहली बार असमंजस की स्थिति में आ गया कि वो क्या करे और क्या ना करे। वो बहुत परेशान हो गया था। एक तरफ उसकी पत्नी को उसके अवैध संबंधों का पता चल गया था, वही गर्लफ्रेंड पत्नी की तरह हक मांगने लगी थी। घर जाने पर पत्नी के ताने और झगड़ों ने उसकी जिंदगी को नासूर बना दिया था। पत्नी सविता और श्रेया के बीच झगड़े के अगले दिन रामेंदु श्रेया को जूडियो के एक आउटलेट में ले गया, जहां उसे वही शॉर्ट मिड्डी दिलाई जो हत्या के समय श्रेया ने पहनी थी। रामेंदु ने तय कर लिया कि अगर उसे इस मुसीबत से छुटकारा पाना है तो उसे श्रेया की हत्या करनी पड़ेगी। उसने सोचना शुरू कर दिया कि किस तरह श्रेया को रास्ते से हटाया जाए जिससे वो पुलिस की पकड़ में ना आए। आखिरकार बहुत सोच विचार करके उसने एक योजना बनाई। उसी योजना के तहत 9 सितंबर 2023 को श्रेया को वो बियर पिलाने के लिए राजपुर रोड स्थित एक क्लब में ले गया, जहां पर रात को दोनों ने शराब पी। रामेंदु ने कम शराब पी जबकि उसने श्रेया को ज्यादा शराब पिलाई। श्रेया जब शराब के नशे में धुत हो गई तो उसने श्रेया से लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए कहा। उसने अपनी किया कार में बियर की कुछ बोतलें और शराब भी रख ली। इसके बाद समय बिताने के लिए रामेंदु गाड़ी घुमाते हुए पहले आईएसबीटी घंटाघर बल्लूपुर डोईवाला गया, फिर डोईवाला से वापस होते हुए महाराणा प्रताप चौक से थानू रोड की तरफ निकल गया। श्रेया शराब के ज्यादा नशे में थी, लिहाजा वो रामेंदु से गाड़ी में ही सेक्स करने की जिद करने लगी और अपने कपड़े उतारने लगी। रामेंदु ने उसे किसी तरह समझाया और कहा कि इसके लिए गाड़ी को थोड़ा एकांत में लेकर जाना पड़ेगा। तब तक रात के 1:30 बज चुके थे। उसने अपनी गाड़ी थानो रोड पर सोड़ा सरोरी से बाई ओर जाने वाले एक रास्ते की तरफ मोड़ दी। वहां पर जंगल जाने वाला रास्ता था। वहां उसे श्रेया को जान से मारने का उचित मौका लगा। उसने जैसे ही गाड़ी रोकी तो शराब के नशे में धुत श्रेया गाड़ी से उतर गई। उसके गाड़ी से उतरते ही रामेंदु ने गाड़ी की पिछली सीट पर रखा हथौड़ा निकालकर उसके सिर पर और चेहरे पर एक के बाद एक कई प्रहार किए। श्रेया को संभलने का मौका भी नहीं मिला। वो लहराकर जमीन पर गिर पड़ी। कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। रामेंदु ने श्रेया के मृत शरीर को उठाकर गाड़ी में डाला। उसने उसकी नब्ज देखी तो श्रेया के प्राण निकल चुके थे। रामेंदु ने उसी दिशा में गाड़ी को थोड़ा और आगे लिया, लेकिन आगे का रास्ता बंद था। लिहाजा उसने वहां से वापस गाड़ी बैक की और उसके बाद वापस मेन रोड पर आ गया और एक जगह कच्ची नाली में उसने शव को गाड़ी से उतारकर फेंक दिया। उसके बाद रामेंदु ने गाड़ी में रखा टॉयलेट साफ करने का तेजाब निकाला और उसके मुंह पर डाल दिया, जिससे लाश की शिनाख्त ना हो सके। लेकिन शायद रामेंदु की किस्मत उस दिन खराब थी, क्योंकि जिस समय उसने श्रेया की हत्या की तो उसके कुछ देर बाद ही बारिश शुरू हो गई थी। इसलिए जब उसने पहचान मिटाने के लिए तेजाब श्रेया के चेहरे पर डाला तो कुछ ही देर में बारिश के कारण वो तेजाब धुल गया और उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ नहीं सका। श्रेया के शव को ठिकाने लगाकर रामेंदु ने हत्या में प्रयुक्त हथौड़ा थानू रोड पर सड़क किनारे फेंक दिया। उसके बाद वापस आकर गाड़ी क्लेमन टाउन के एक स्टोर में छिपा दी। श्रेया के सामान वो पहले कपड़े भी उसने गाड़ी में छिपा कर रख दिए। इसके बाद वो अपने घर गया और अपनी पत्नी से जाकर बता दिया कि उसने श्रेया को वापस भेज दिया है। पूछताछ के बाद जब पुलिस ने रामेंदु उपाध्याय की निशानदेही पर उसकी क्लेमन टाउन में खड़ी हुई कार भी बरामद कर ली थी। कार के अंदर छिपाकर रखी श्रेया की आईडी, उसके कपड़े, घटना के समय रामेंदु के पहने हुए खून से सने कपड़े और कार में लगे खून के निशान सबूत के तौर पर एकत्र कर लिए गए। थानो रोड के जंगल से घटना में प्रयुक्त रक्त रंजित हथौड़ा भी पुलिस ने बरामद कर लिया, जिस पर रामेंदु की उंगलियों के निशान थे। पुलिस ने बाद में राजपुर रोड के एंजल क्लब से श्रेया के साथ रामेंदु की सीसीटीवी फुटेज भी बरामद कर ली, जहां वो उसे शराब पिलाने के लिए ले गया था। आवश्यक पूछताछ व सबूत एकत्र करने के बाद पुलिस ने आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंदु उपाध्याय को न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने हत्याकांड का खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।